कोई मेरा पीछा कर रहा है। ये वो आखिरी शब्द थे जो रात के अंधेरे में एक पत्नी ने डरते हुए अपने पति से कहे थे। पति भारत में था और पत्नी ऑस्ट्रेलिया की एक सुनसान सड़क पर। और अगले ही पल फोन पर एक तेज चीख सुनाई देती है। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच शुरू होती है। पुलिस के पास शक तो है, लेकिन उसे साबित करने के लिए कुछ भी नहीं। और शायद यही वजह है कि ना पुलिस हार मानने को तैयार है और ना ही अपराधी अपना गुनाह कबूल कर रहा है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि ऑस्ट्रेलियाई पुलिस इस केस में 5 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा कर चुकी है। यानी जो भी इस केस से जुड़ी कोई अहम जानकारी देगा उसे ये बड़ी रकम इनाम में दी जाएगी। तो आखिर ये प्रभा अरुण कुमार कौन थी? उनके कत्ल की वजह क्या थी? कातिल कौन था? और इस मामले में पुलिस ने किसके लिए 5 करोड़ इनाम की घोषणा की है? आज के इस वीडियो में हम इस पूरी घटना को विस्तार से समझेंगे। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो को सिर्फ एक क्राइम स्टोरी समझकर मत देखिए। इसे उस महिला के लिए देखिए जो अपनी बच्ची और अपने परिवार से मिलना चाहती थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बेरहमी से मार दी गई। घटना को बेहतर ढंग से समझने के लिए विक्टिम के बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। इस कहानी का सबसे अहम किरदार प्रभा अरुण कुमार हैं। इनका असल नाम प्रभा शेट्टी था। इनका जन्म 21 नवंबर 1973 को कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता महाबल शेट्टी एक किसान थे और मां सरोजिनी शेट्टी एक गृहिणी। प्रभा की शुरुआती पढ़ाई गांव के ही सेंट एंटनी प्राइमरी स्कूल अमटूर से हुई थी। वो एक छोटे से गांव से जरूर थी, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने तय कर लिया कि वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाएंगी। और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए साल 1992 में उन्होंने केवीजी इंजीनियरिंग कॉलेज सुलिया में एडमिशन लिया। दिन रात मेहनत की और आखिरकार मेहनत रंग लाई। साल 1996 में प्रभा ने कंप्यूटर साइंस में डिस्टिंक्शन के साथ अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर ली। इसके बाद एक बेहतर भविष्य की तलाश उन्हें बेंगलुरु ले आई। यहां भी उनकी मेहनत काम आई। उन्हें सॉफ्टिंग नाम की कंपनी में अपनी पहली नौकरी मिल गई। एक किसान की बेटी जो अपनी मेहनत के दम पर एक सफल आईटी प्रोफेशनल बनती है, अच्छी नौकरी हासिल करती है। सब कुछ बिल्कुल सपनों जैसा। लेकिन किसे पता था कि यही कामयाबी का सफर उन्हें एक ऐसी खौफनाक मंजिल तक ले जाएगा जहां से कोई कभी वापस नहीं लौटता। दरअसल साल 1996 के दौरान जब प्रभा बेंगलुरु में अपने करियर की शुरुआत कर रही थी, उसी समय उनकी मुलाकात अरुण नाम के एक लड़के से होती है। अरुण एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। फिर भी दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, जो धीरे धीरे एक रिश्ते में बदल गई। समय के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ती गईं और आखिरकार करीब 1998 के आसपास दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। शादी का फैसला तो हो गया था, लेकिन प्रभा का परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। परिवार का मानना था कि प्रभा एक होनहार कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं, जिनका करियर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अरुण की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और उसका करियर भी पूरी तरह से स्थिर नहीं था। और एक बड़ी वजह यह भी थी कि अरुण उनकी बिरादरी से नहीं था। इन सभी कारणों से परिवार इस रिश्ते को किसी भी हाल में स्वीकार करने को तैयार नहीं था। लेकिन तमाम विरोधों के बावजूद प्रभा ने अपने दिल की सुनी और परिवार के खिलाफ जाकर 23 मार्च 2000 को अरुण से शादी कर ली। शादी के बाद शुरुआत में प्रभा के परिवार ने इस रिश्ते का पूरी तरह बहिष्कार कर दिया, लेकिन समय के साथ हालात बदले। जब उनकी बेटी मेघा का जन्म हुआ तो परिवार का दिल भी पिघल गया। आखिरकार उन्होंने अरुण को भी स्वीकार कर लिया। इधर शादी के बाद भी प्रभा ने अपनी पहचान को कभी खोने नहीं दिया। उन्होंने साफ तय कर लिया था कि वो अपने सपनों और करियर से समझौता नहीं करेंगी, और इसी सोच के साथ उन्होंने अपना काम पूरी लगन से जारी रखा। साल 2005 में प्रभा के करियर ने एक बड़ा मोड़ लिया, जब दुनिया की जानी मानी टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग कंपनी माइंडट्री ने सॉफ्टिंग को एक्वायर कर लिया। इसके बाद प्रभा अब एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का हिस्सा बन चुकी थी। अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर उन्होंने अगले 10 सालों तक वहां काम किया और अपनी एक अलग पहचान बना ली। इसी कामयाबी भरे सफर के बीच साल 2006 में उनकी जिंदगी में एक नई खुशी आई। प्रभा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम मेघा रखा गया। अब प्रभा सिर्फ एक सफल प्रोफेशनल ही नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदार मां भी बन चुकी थी। लेकिन तभी साल 2012 में उनके शानदार काम को देखते हुए कंपनी ने उन्हें एक अहम प्रोजेक्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया और सिडनी शहर में प्रभा ने अपनी नई जिम्मेदारी संभाली। यहां तक सब कुछ एक खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था,
लेकिन किसे पता था कि सिडनी की जिस जमीन पर वह अपने परिवार के सुनहरे भविष्य की नींव रख रही थी, वहीं उनके लिए मौत का एक खौफनाक जाल बुना जा रहा था। जबकि सिडनी में प्रभा अपने काम में पूरी तरह रम चुकी थी, लेकिन उनके दिल का एक हिस्सा हमेशा भारत में ही रहता था, क्योंकि वहां उनकी 9 साल की बेटी मेघा और उनके पति उनका इंतजार कर रहे थे। परिवार से हजारों किलोमीटर दूर रहना किसी भी मां के लिए आसान नहीं होता। इसीलिए जब भी उन्हें काम से थोड़ा सा भी समय मिलता, वह हर कुछ महीनों में भारत आकर अपनी बेटी और परिवार से मिलती रहती थी। ऑस्ट्रेलिया में काम करते करते जब करीब 3 साल बीत गए, तो वहां का सुरक्षित माहौल और लाइफस्टाइल प्रभा को काफी पसंद आने लगा। धीरे धीरे उनके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना यहीं हमेशा के लिए बस जाया जाए। उन्होंने अपने पति से भी इस बारे में बात की और परिवार के बेहतर भविष्य के लिए परमानेंट रेजिडेंसी यानी पीआर के लिए एक लोकल एजेंट से बातचीत भी शुरू कर दी। लेकिन उनके पति इस फैसले के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो ऑस्ट्रेलिया में बसना नहीं चाहते। अब प्रभा के सामने एक बड़ा फैसला था कि वह करियर चुने या परिवार, और आखिरकार उन्होंने अपने परिवार को चुना। उन्होंने अपना फैसला बदल दिया और तय किया कि वो भारत वापस लौट जाएंगी। अप्रैल 2015 में हमेशा के लिए घर लौटने का प्लान बन चुका था। अब मार्च का महीना चल रहा था। उनके प्रोजेक्ट को खत्म होने में बस कुछ ही दिन बाकी थे और प्रभा वापस अपने देश, अपनी बेटी के पास लौटने वाली थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भारत लौटने की उनकी वो टिकट कभी इस्तेमाल ही नहीं हो पाई, क्योंकि अप्रैल आने से पहले ही वो मनहूस रात आ गई जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। प्रभा का भारत लौटने का इरादा इतना पक्का था कि उन्होंने अपनी 9 साल की बेटी के लिए ढेर सारे खिलौने और तोहफे खरीदने शुरू कर दिए थे। एक मां का दिल अपनी बच्ची से मिलने के लिए बेताब था, लेकिन उन खिलौनों को अपनी बेटी के हाथों में देने से पहले ही प्रभा के साथ एक ऐसा खौफनाक हादसा हुआ जिसने सारी खुशियों को एक ही पल में मातम में बदल दिया। यह मनहूस तारीख थी 7 मार्च 2015। प्रभा अपनी भारत वापसी को लेकर इतनी उत्साहित थी कि वह समय से पहले अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए लगातार ओवरटाइम कर रही थी। 7 मार्च को भी उन्होंने देर तक रुककर काम किया और रात करीब 9 बजे वह वेस्टर्न सिडनी के रोड्स रेलवे स्टेशन से अपने घर लौटने के लिए पैरामट्टा स्टेशन की ट्रेन में सवार हुई। करीब आधे घंटे के सफर के बाद वह अपने स्टेशन पर उतर गईं। यहां से उनका घर पैरामट्टा पार्क के दूसरी तरफ वेस्टमीड इलाके में था और यह रास्ता वह अक्सर पैदल ही तय किया करती थी। लेकिन उस रात सब कुछ अलग था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और जिस रास्ते से प्रभा को गुजरना था वहां पेड़ों की वजह से गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। उस रास्ते पर उस वक्त कोई नहीं था, बस एक खामोश सन्नाटा जो आने वाले खतरे का इशारा कर रहा था। उस सुनसान रास्ते पर अकेले चलते हुए प्रभा के मन में धीरे धीरे डर बढ़ने लगा। अपने इसी डर को कम करने के लिए उन्होंने अपने पति को फोन मिलाया, जो उस वक्त बेंगलुरु में उनकी बेटी के साथ थे। भारतीय समय के अनुसार तब दोपहर के करीब 4 बज रहे थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया में रात के लगभग 9:30 हो चुके थे। हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपने पति से बात करते हुए प्रभा को थोड़ी तसल्ली मिली और वह धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ती रही। कुछ ही मिनट बीते थे कि प्रभा को अपने पीछे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। वह तुरंत अपने पति से कहती है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। फोन पर उन्होंने उस शख्स को एक भारी भरकम शरीर वाले आदमी के रूप में बताया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, बेंगलुरु में बैठे अरुण को अपनी पत्नी की बुरी तरह डरी हुई आवाज सुनाई देने लगती है। प्रभा उस अजनबी से गिड़गिड़ाते हुए कह रही थी, प्लीज मुझे नुकसान मत पहुंचाओ, तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। उनकी आवाज में डर साफ झलक रहा था और तभी अचानक फोन पर एक दर्दनाक चीख गूंजती है और उसी पल प्रभा अपने पति से अपनी जिंदगी के आखिरी शब्द कहती हैं, ही स्टैब्ड मी डार्लिंग, यानी उसने मुझे चाकू मार दिया। भारत में बैठे अरुण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह घबराकर बार बार प्रभा को फोन मिलाते हैं। रिंग तो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अरुण इस तरह बेबस थे कि चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। उधर सिडनी के उसी सुनसान रास्ते पर रात करीब 9:45 पर जब एक राहगीर वहां से गुजर रहा था, तो अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां खून से लथपथ प्रभा बेसुध हालत में पड़ी थी। यह मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत प्रभा को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत इतनी नाजुक थी कि वह समझ गया मामला बेहद गंभीर है। इसलिए बिना एक पल गवाए उसने तुरंत इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया। कुछ ही मिनटों में पुलिस और मेडिकल टीम मौके पर पहुंच गई। मेडिकल टीम ने तुरंत उन्हें फर्स्ट एड दिया और हालत को गंभीर देखते हुए बिना समय गवाए उन्हें वेस्टमीड हॉस्पिटल ले जाया गया।
हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम ने इलाज शुरू कर दिया। उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन उनके शरीर पर चाकू के गहरे वार किए गए थे। काफी खून बह चुका था और आखिरकार सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। रात करीब 12:45 पर डॉक्टरों ने प्रभा को मृत घोषित कर दिया। अब यह मामला एक भारतीय महिला इंजीनियर की बेरहमी से की गई हत्या का था। सिडनी जैसे सुरक्षित माने जाने वाले शहर में हुई इस वारदात ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यू साउथ वेल्स पुलिस फोर्स तुरंत हरकत में आई। इस हाई प्रोफाइल केस को सुलझाने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। शुरुआत में यही माना गया कि शायद सुनसान रास्ते का फायदा उठाकर यह हमला लूटपाट के इरादे से किया गया होगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी पूरी तरह बदलती नजर आई। जब क्राइम सीन की बारीकी से जांच की गई तो पुलिस भी हैरान रह गई। प्रभा के साथ किसी भी तरह की लूटपाट नहीं हुई थी। उनके गले की सोने की चेन, उनका मोबाइल फोन, यहां तक कि उनका पर्स भी, सब कुछ सुरक्षित था। कातिल ने किसी भी कीमती सामान को हाथ तक नहीं लगाया था, यानी साफ था यह हमला लूटपाट के लिए नहीं किया गया था, बल्कि इसके पीछे कोई और ही वजह थी। उन दिनों ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों पर हमलों की कई घटनाएं सामने आ चुकी थीं। कई बेगुनाह लोग अपनी जान भी गंवा चुके थे। इसी वजह से जांच के दौरान एक और आशंका सामने आई। पुलिस ने अनुमान लगाया कि शायद यह एक हेट क्राइम है, यानी नस्ल भेदी हमला हो सकता है, और पुलिस ने इस एंगल से भी जांच की, लेकिन यहां भी उनके हाथ कुछ खास नहीं लगा। इस घटना को हेट क्राइम साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अब पुलिस के सामने एक और बड़ी चुनौती थी। जिस सुनसान रास्ते पर यह वारदात हुई थी, वहां दूर दूर तक कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था और ना ही कोई चश्मदीद गवाह, यानी पुलिस के पास ऐसा कोई भी सुराग नहीं था जिससे वह सीधे कातिल तक पहुंच सके। फिर भी पुलिस ने हार नहीं मानी, बल्कि जांच का दायरा लगातार बढ़ाया गया और इस केस को सुलझाने के लिए न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने 2000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी लंबी और गहन जांच के बाद भी पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला। अब इस पूरे केस में सबसे अहम और लगभग इकलौता सुराग बचा था, वह आखिरी फोन कॉल, जिसमें प्रभा ने अपने पति से कहा था कि एक भारी भरकम शरीर वाला आदमी उनका पीछा कर रहा है। इसी एक क्लू के आधार पर पुलिस ने उस पूरे इलाके और आसपास के स्टेशनों के हजारों सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाले, लेकिन अफसोस, इतनी मेहनत के बावजूद भी पुलिस को कोई ऐसा चेहरा या सुराग नहीं मिला जो सीधे कातिल तक पहुंचा सके। काफी कोशिशों के बाद कुछ फुटेज में एक अनजान शख्स की परछाई जरूर नजर आई, एक धुंधला सा साया जो उस रात वहां मंडराता हुआ दिख रहा था। लेकिन वीडियो एनहांसमेंट के बाद भी उस इंसान का चेहरा साफ नहीं हो पाया। कई दिनों की लगातार मेहनत के बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही रहे। इसी बीच प्रभा के पति अरुण कुमार को भारत से ऑस्ट्रेलिया बुलाया गया ताकि वह अपनी पत्नी की पहचान कर सकें और डेड बॉडी को भारत लाने की सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर सकें। उधर जांच अभी भी जारी थी और क्योंकि कत्ल से ठीक पहले आखिरी बार प्रभा अपने पति से ही फोन पर बात कर रही थी, इसलिए जैसे ही अरुण ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने उनसे संपर्क किया, क्योंकि अब इस केस का सबसे अहम गवाह वही एक इंसान था जिसने अपनी पत्नी के आखिरी शब्द खुद अपने कानों से सुने थे। तफ्तीश की प्रक्रिया के तहत पुलिस ने अरुण का मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया ताकि उस आखिरी कॉल और लोकेशन की गहराई से जांच की जा सके। लेकिन जैसे ही फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने फोन की जांच शुरू की, एक ऐसी बात सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। पता चला कि ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट पकड़ने से ठीक पहले अरुण ने अपने मोबाइल से लगभग सारी चैट्स, पूरी कॉल हिस्ट्री और कई जरूरी डेटा डिलीट कर दिया था। और यहीं से पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। एक ऐसा इंसान जिसकी पत्नी की इतनी बेरहमी से हत्या हुई हो, वह उस मुश्किल वक्त में अपने फोन का सारा डेटा डिलीट करने में क्यों लगा होगा? उस फोन में ऐसा क्या था जिसे छिपाना इतना जरूरी था? अरुण की इस हरकत ने पुलिस के मन में गहरा शक पैदा कर दिया और इसी के बाद ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने अरुण को हिरासत में ले लिया और कई घंटों तक उनसे कड़ी पूछताछ की। लेकिन न तो कोई ठोस सबूत मिला और न ही कोई ऐसा कबूलनामा जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। आखिरकार सबूतों के अभाव में पुलिस को अरुण को छोड़ना पड़ा। सारी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद अरुण अपनी पत्नी के पार्थिव शरीर को लेकर भारत लौट आए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जांच के दौरान अब एक ऐसा खुलासा होने वाला था जो इस केस को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाने वाला था। दरअसल प्रभा के नाम पर एक बड़ा पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस था। इसके अलावा माइंडेटरी कंपनी के पेंशन फंड में भी उनके नाम पर एक अच्छी खासी रकम जमा थी। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पुलिस अरुण के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई थी, इसलिए घटना के कुछ महीनों बाद ही प्रभा के पति अरुण कुमार को इंश्योरेंस और पेंशन फंड के रूप में करीब 3 करोड़ रुपए की भारी रकम मिल गई।
और जैसे ही यह जानकारी ऑस्ट्रेलियाई पुलिस तक पहुंची, उनका शक अब धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा। अब उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यह मुमकिन है कि इसी 3 करोड़ रुपए के लिए प्रभा की हत्या करवाई गई हो? और इसी सच तक पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया। कातिल के तार भारत से जुड़े होने के शक में न्यू साउथ वेल्स पुलिस की स्पेशल टीम के कुछ टॉप अधिकारी सीधे ऑस्ट्रेलिया से भारत पहुंचे। भारत आकर उन्होंने कर्नाटक के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जांच शुरू की। इस दौरान प्रभा के माता पिता, उनके भाई और पुराने दोस्तों से भी बारीकी से पूछताछ की गई। ज्यादातर लोगों के बयानों में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन पुलिस का असली फोकस कहीं और था। अरुण कुमार को एक बार फिर जांच के घेरे में लिया गया। इस बार उन्हें बंद कमरे में बैठाकर लगातार 5 घंटे से भी ज्यादा समय तक सवालों की झड़ी लगा दी गई। लेकिन इस लंबी पूछताछ के बाद भी न कोई सीधा कबूलनामा मिला और न ही कोई नया ठोस सुराग। फिर भी इस तफ्तीश के दौरान एक ऐसा सच सामने आया जिसने इस कहानी की पूरी तस्वीर ही बदल दी। जांच में खुलासा हुआ कि दुनिया, समाज और रिश्तेदारों की नजरों में अरुण और प्रभा एक आदर्श कपल थे। सब कुछ बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखता था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे हकीकत कुछ और ही थी। दरअसल एक समझदार और मजबूत महिला होने के नाते प्रभा अपने परिवार और रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। दोनों के बीच अंदर ही अंदर कई बातों को लेकर गहरा मनमुटाव चल रहा था, और इस मनमुटाव की सबसे बड़ी वजह अरुण कुमार का किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। अरुण के अफेयर का सच सामने आने के बाद जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ। जब अधिकारियों ने बैंक डिटेल्स खंगाली तो उन्हें पक्के सबूत मिले कि अरुण कुमार ने श्रीलंका में रहने वाली एक महिला को कई बार भारी रकम ट्रांसफर की थी। जैसे ही ये ट्रांजैक्शन सामने आए, जांच टीम का शक और गहरा हो गया। अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका था, क्या यही वो पैसे थे जो प्रभा को रास्ते से हटाने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत श्रीलंका के रास्ते ऑस्ट्रेलिया भेजे गए थे? पुलिस तुरंत हरकत में आ गई, लेकिन जब पुलिस उस महिला तक पहुंची और उससे पूछताछ की गई तो उसने एक बिल्कुल अलग कहानी सामने रखी। उसका कहना था वह अरुण की एक पुरानी दोस्त है और उस समय उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने अरुण से कुछ पैसे उधार लिए थे। लेकिन उसका यह जवाब जांच अधिकारियों को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया। फिर भी उनके पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे इस पैसे के लेन देन को सीधे प्रभा की हत्या से जोड़ा जा सके। और इसी तरह वक्त बीतता चला गया। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। अगले कई सालों तक 2 देशों की पुलिस इस केस की गुत्थी सुलझाने में लगी रही। आखिरकार साल 2025 में इस खौफनाक हत्याकांड की कोर्ट में आधिकारिक सुनवाई शुरू होती है। पुलिस की तरफ से अदालत में करीब 3900 पन्नों की एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाती है। इस रिपोर्ट का निष्कर्ष और पुलिस का पूरा शक सिर्फ एक ही शख्स की तरफ इशारा कर रहा था, और वो था प्रभा का पति अरुण कुमार। जब इस हाई प्रोफाइल केस की सुनवाई शुरू होती है तो अदालत में एक बेहद भावुक मंजर देखने को मिलता है। अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाने प्रभा के बुजुर्ग माता पिता और उनका भाई हजारों किलोमीटर का सफर तय करके ऑस्ट्रेलिया की अदालत में पहुंचते हैं। कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत की ओर से अरुण कुमार को भी इस सुनवाई में शामिल होने का नोटिस भेजा गया, लेकिन शक के घेरे में खड़ा अरुण वहां आने से साफ इनकार कर देता है। यहां तक कि वीडियो कॉल के जरिए भी इस सुनवाई का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं होता। आखिर ऐसा क्या था जिसका सामना करने से वह बच रहा था? अब जरा आप खुद सोचिए, जिस पत्नी की इतनी बेरहमी से हत्या हुई हो, जिसके साथ उसने सालों तक जिंदगी बिताई हो, जो एक आत्मनिर्भर और सफल महिला थी, और जिसकी मौत के बाद उसी पति को करोड़ों रुपए भी मिले हों। अगर वही पति अपनी ही पत्नी को इंसाफ दिलाने वाली सुनवाई में आने से मना कर दे तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इन तमाम सवालों और शक के बीच साल 2025 में ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने इस केस को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने साफ कहा, अगर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे किसी भी व्यक्ति के पास प्रभा की मौत से जुड़ी कोई भी जानकारी हो, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों ना हो, तो वह आगे आए और पुलिस के साथ शेयर करे। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी और बदले में उसे 1 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी करीब 5 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस ने एक और बड़ा फैसला लिया। इस केस को बंद करने के बजाय इसे अनसॉल्व्ड होमिसाइड स्क्वाड को सौंप दिया गया, यानी एक ऐसी स्पेशल टीम जो सालों पुराने और अनसुलझे मामलों की गहराई से जांच करती है। इस केस की जांच कर रहे एक सीनियर अधिकारी ने भी कहा है, उन्हें पूरा विश्वास है कि इस दुनिया में कोई न कोई ऐसा इंसान जरूर है जिसे इस हत्या की पूरी सच्चाई पता है और एक दिन वह इंसान जरूर सामने आएगा। आपके अनुसार
क्या इतना संदेह होने के बावजूद अरुण को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था? अगर यही वारदात भारत में हुई होती तो यहां की पुलिस क्या करती? कमेंट में जरूर बताना। लेकिन आपसे एक निवेदन है, इस इंसाफ की लड़ाई में हमारा साथ दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जब कोई कहानी लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचती है तो वह कभी खत्म नहीं होती। क्या पता जिस सच की तलाश पुलिस सालों से कर रही है वह आपके एक शेयर से सामने आ जाए। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और हमेशा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। जय हिंद।